देखिए, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, जब हम वेव थ्योरी पढ़ रहे थे तो वेव थ्योरी के आधार पे हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण, इनके बारे में बात की थी। ठीक है, उसी के आधार पे जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये लगा था कि जो हम लाइट डाल रहे हैं वो वेव थ्योरी के हिसाब से बिहेव करेगी। लेकिन जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमने बताया था कि वेव थ्योरी के हिसाब से वहाँ पर रूल्स नहीं लग रहे थे। तो हमने क्या माना था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, उन्हें हम क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं, जिनके अंदर मास होता है। फोटान का रेस्ट मास 0 होता है। कितना होता है? रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटान 0 होता है, लेकिन इसका काइनेटिक मास 0 नहीं होता है। तो हमने काइनेटिक मास फिलहाल क्या मान लिया? डायनेमिक मास कह सकते हैं या काइनेटिक मास कह सकते हैं। काइनेटिक मास कहिए या इसको हम डायनेमिक मास कह सकते हैं, डायनेमिक मास कह सकते हैं। ये 0 नहीं होता है, उसको हमने क्या मान लिया? m। तो हम निकालें कैसे इसको? भाई इसको निकालने के लिए तौलना पड़ेगा ना। तो तौलने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्की पे ले जाना पड़ेगा, और चक्की पे ले जा करके इसको रखना पड़ेगा। और जब रख दोगे तो चक्की कितना तौलेगी? 0। अब क्या करें भाई? न्यूटन साहब ने कहा था मास कांस्टेंट होता है, लेकिन आइंस्टीन साहब जब आए तो उन्होंने कहा मास कांस्टेंट नहीं होता है। अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट चलना शुरू कर दे, इक्विवेलेंट लगभग, बराबर नहीं मैं कह रहा हूं, तो उसका मास चेंज हो जाता है। बढ़ जाता है, घट जाता है? बढ़ जाता है। जिसका ऐसे बोला था अक्कड़ बक्कड़ की मालूम था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी का रेस्ट मास m0 है और v वेलोसिटी चल रही है तो 1 - v²/c², ये डायनेमिक मास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का, फोटान का जो रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है, लेकिन उसका डायनेमिक्स मास 0 नहीं होता है। तो उसकी एनर्जी कैसे निकालें? तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ई की वैल्यू क्या होती है? एच न्यू। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मॉडल, आइंस्टीन्स लॉ, ई बराबर क्या होता है? mc²। तो हम इस प्रकार से फोटान की एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे एच न्यू बोल दें चाहे हम mc² बोल दें। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। अब यहाँ से क्या निकल आएगा? मास ऑफ द फोटान हम निकाल सकते हैं। जनरली मास हम तौल नहीं सकते ना, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ द फोटान क्या निकलेगा? h/c²। तो एक तो ये मास ऑफ फोटान आप लिख सकते हो डायरेक्ट, या दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो, न्यू को आप लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो। मतलब फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में लिखा जा सकता है। क्या होता है रिलेशन? c/λ। तो एज न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। मालूम है ना सबको? अगर नहीं मालूम है तो बहुत सस्ता सा फार्मूला हमने वेव में पढ़ा है बचपन में, v = n λ। हमने वेव में पढ़ा है, बहुत छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर जो v है बन गया है c, और n बन गया है आपका न्यू। तो लैम्डा की वैल्यू, न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/λ। सो m का एक फार्मूला और बन सकता है h/c², और न्यू क्या हो जाएगा? c/λ। c कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू h/λc भी हो सकती है। यानी मास के दो फार्मूले फोटान के हो सकते हैं, एक h/c² से निकाल सकते हैं और एक h/λc से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑफ फोटान है, ये मास ऑफ द फोटान है। पहुंचे यहां तक? देखिए, जिसके पास मास होता है उसके पास मोमेंटम होता है। हमने जब बचपन में मोमेंटम पढ़ा, बचपन तो 11th, जब बचपन हमारा 11th वाला था, तो मोमेंटम में क्या पढ़ा हमने? नहीं बताया था आपको, जिसने बताया हो, कि जिसके पास, हमने देखा क्या, मास एक अलग क्वांटिटी थी, वेलोसिटी एक अलग क्वांटिटी थी। तो हमने क्या देखा? दो लोगों को खड़ा किया, एक मोटा व्यक्ति था, एक पतला व्यक्ति था। मोटे ने धीरे से उसको धक्का मारा, वो खड़बड़ा गिर गया। ठीक है, पतला भी गुस्से वाला था, वो खड़ा हुआ और मोटे को धक्का मारा, फिर खुद ही गिर गया। मोटे ने धक्का मारा, पतला वाला गिर गया, पतला वाला गुस्से से उठा, मोटे वाला धक्का मारा, खुद ही गिर गया। तो मोटा वाला और गुस्सा आया, वो दौड़ के आया, मोटे वाले पतला वाला गया दूर, दौड़ के आया, धक्का मारा, मोटा वाला गिर गया। क्या देखा आपने? पतले के पास मास था, कम वेलोसिटी से ही, उल्टा बोल रहा हूं भाई, मोटे के पास मास था तो कम वेलोसिटी से ही उसने पतले वाले को धराशायी कर दिया। पतले के पास वेलोसिटी थी,
तो कम मास होने के बावजूद भी धराशायी कर दिया। तो ये देखा गया मास और वेलोसिटी दोनों में कोई रिलेशन बनता है, तो उसका नाम क्या दिया गया, मोमेंटम। वहीं से बना होगा। अब उसमें साइंटिस्ट ने क्या सोचा हम नहीं जानते, लेकिन प्रैक्टिकली यही सोचा गया होगा। ठीक है, तो जब हम मोमेंटम ऑफ फोटान की बात करेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटान, तो क्या हम कैसे निकालेंगे मोमेंटम ऑफ फोटान, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी किसकी, फोटान की। वो फोटान किस वेलोसिटी चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो m इंटू सी बोलेंगे। मोमेंटम का इंडिकेशन p होता है, मास ऑफ फोटान निकाल चुके हैं आप, एच न्यू अपान सी स्क्वायर इंटू न्यू, न्यू न्यू नहीं कैंसिल, क्या लिख रहा हूँ यार, इंटू सी, सी कैंसिल हो गया, तो p बराबर एच न्यू अपान सी। तो एक तो मोमेंटम का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला कर सकते हैं कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपान लैम्डा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला एक आएगा एच अपान सी इंटू सी अपान लैम्डा। तो ये हो गया पी बराबर एच अपान लैम्डा। ठीक, तो यहां तक तो आपकी बात आ गई नेचर ऑफ द लाइट, किस नेचर को माना गया, एज अ पार्टिकल नेचर। अब लड़ाई छिड़ गई कि वही लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, वही लाइट पोलराइजेशन शो करती है, वही लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है, तो उसको कहा जाता है कैसे चलती है, वेव के फॉर्म में चल रही है। और वही फोटो इलेक्ट्रिक में क्या मानी जा रही है, पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है। तो अंत में इसको जनरलाइज किया गया और ये कहा गया कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, जिसमें फोटान चल रहे होते हैं वो वेव के फॉर्म में चलते हैं, और जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वैसे ही स्ट्राइक करते हैं जैसे कि कोई पत्थर उसको मार दिया गया हो एक पार्टिकल के फॉर्म में। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट माना गया, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। ठीक है, और बाद में इसको जनरलाइज किया गया कि एनी मूविंग पार्टिकल वेव नेचर शो करता है। ठीक है, अगर कोई भैंस भी चल रही हो तो मटक मटक के चलती है, ऐसे ऐसे नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ज़्यादातर भैंस चलते हुए देखा नहीं, भैंस ज़्यादातर तो शहरों में तो बंदी रहती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मास पार्टिकल चल रहा है तो कैसे चलेगा, वो वेव नेचर शो करे। कोई भी चल रहा है, हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो। ठीक है, हाँ, नहीं पिक्चरों में तो हीरोइन वो कैटवाक कर जानबूझ के वेव नेचर शो करती हैं, लेकिन जनरल हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। ठीक है।